अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासरिफ। स्टूडेंट, हमारे पास जो चैप्टर 7 है डेंसिटी एंड टेम्परेचर, इसके जो प्रॉब्लम है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना। जो कि पहला प्रॉब्लम है, कह रहा है सारा हैज़ टू ऑब्जेक्ट्स, अ वुडन ब्लॉक एंड अ मेटल बॉल विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। कि एक लड़की है जिसका नाम सारा है, उसके पास दो ब्लॉक हैं, एक वुडन का है और एक जो है दूसरा मेटल बॉल है। ठीक है। The wooden block has a mass of 300 ग्राम and a volume of 150 सेंटीमीटर क्यूब। कि भाई जो mass of wooden block है वो 300 ग्राम है, जबकि उसका वॉल्यूम wooden block का 150 सेंटीमीटर इनफैक्ट क्यूब है। ठीक है जी। और जो मेटल बॉल है, द mass ऑफ मेटल बॉल दैट इज 500 ग्राम एंड वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहे हैं कि जो mass ऑफ मेटल बॉल है वो 50 उसका है, जबकि उसका वॉल्यूम मेटल बॉल का है वो 50 ये मैस जो है 500 है, वॉल्यूम 50 है। तो अब हमसे वो ये पूछ रहा है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, कि इन दोनों यानी मैस ऑफ वुडन ब्लॉक की भी डेंसिटी फाइंड करें और मैस ऑफ मेटल बॉल की भी डेंसिटी फाइंड करें। एंड देन आगे कह रहा है कि डिटरमिन विच वन इज डेंसर, कि कौन सा ज़्यादा डेंसर है ये हमने बताना है। तो ये हमें पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा डेंसर है, ये हमें पता चलेगा इसकी डेंसिटी मालूम करने से। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस और वॉल्यूम। मैस किसकी बात हो रही है? मैस ऑफ वॉल्यूम दैट इज 300 ग्राम, और वॉल्यूम हमारे पास क्या है 150 cm क्यूब। तो 150 का टेबल 2 टाइम जाता है, तो हमारे पास जो डेंसिटी है वो 2 ग्राम पर सेंटीमीटर जो है क्यूब आ जाएगा, इसका डेंसिटी आ जाएगी। अब इसी तरह इधर बात करें तो अगेन हमारे पास जो मैस है वो 500 ग्राम है, जबकि जो वॉल्यूम है वो 50 cm क्या है क्यूब है। 0 0 से कट जाएगा, 5 10 ज़र 50, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10 ग्राम पर cm क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी, 10 ग्राम पर cm क्यूब आ जाएगा, इसकी डेंसिटी आ जाएगी। तो अब देखें हमारे पास इन दोनों की जो डेंसिटी है वो आ गई है। अब हमने बताना है कि कौन सा ज़्यादा डेंस है। अब आप देख सकते हैं कि जो डेंसिटी है किसकी, मेटल बॉल की डेंसिटी है 10 ग्राम पर cm क्यूब, जबकि वुडन ब्लॉक की जो डेंसिटी है वो 2 ग्राम पर cm क्यूब है। तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है इसकी निस्बत, इसलिए हम लिखेंगे सिंस द मेटल बॉल हैज़ higher density that is 10 gram per cm cube as compared to wooden block that is 2 gram per centimeter cube, therefore so, या फिर यूँ लिख सकते हैं so the metal ball is denser than the wooden block। बस इतना सा लास्ट में लिख देना है, तो आपका जो पहला प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, तो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर अगर हम 2 की बात करें तो उसमें कह रहा है यू हैव अ कंटेनर विद 500 मिलीलीटर ऑफ कुकिंग ऑयल एंड इट हैज अ मास ऑफ 450 ग्राम्स। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ कुकिंग ऑयल इन ग्राम्स पर मिलीलीटर g/ml। अब वो कह रहे हैं कि एक वॉल्यूम ऑफ कुकिंग ऑयल जो है ना वो 500 ml है, और जो मास ऑफ कुकिंग ऑयल है वो 450 ग्राम है। अब कह रहा है कि ये जो ऑयल है इसकी आपने क्या फाइंड करनी है, डेंसिटी फाइंड करनी है, और डेंसिटी को ग्राम पर ml यानी मिलीलीटर आपने फाइंड करना है। तो डेंसिटी ऑफ कुकिंग ऑयल, इनफैक्ट जो डेंसिटी को इससे सिंबल से ज़ाहिर करते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है, मैस और वॉल्यूम। तो मैस हमारे पास कितना है जी 450 ग्राम है, जबकि जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या है 500 ml है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं जी। 450 को डिवाइड कर लेंगे, 450 डिवाइडेड बाय 500, तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 0.9। ये हमारे पास जो डेंसिटी है वो क्या आ गई 0.9 ग्राम ml। ये हमारे पास क्या हो गया डेंसिटी ऑफ कुकिंग ऑयल। तो इतना सा ये प्रॉब्लम है, तो एंड हो गया जी डेंसिटी ऑफ कुकिंग ऑयल, ख़त्म। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.9 ग्राम पर ml। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर अगर हम 3 की बात करें, प्रॉब्लम 3 में ये कह रहा है कि 70 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर प्लास्टिक बॉक्स हैज़ मास ऑफ 250 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स। अब वो ये कह रहा है प्लास्टिक की जो डेंसिटी है ना वो हमने फाइंड करनी है। अब वो हमें एक बॉक्स दे रहा है जिसकी डायमेंशन दे रहा है, यानी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रहा है।
तो कह रहा है डेंसिटी फाइंड करें। तो भाई डेंसिटी का हमें फाइंड करने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? डेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, एक मैस होता है और दूसरा क्या होता है? वॉल्यूम होता है। मैस उसने हमें दे दिया, दैट इज 2500 दे दिया ग्राम, एंड वॉल्यूम हमारे पास नहीं है। तो और वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट चाहिए होती है, और यही चीज़ें उसने हमें दे दी हैं, तो हम वैल्यू पुट करके तो आसानी से निकाल देंगे। ठीक है जी। तो देखें जो कुछ गिवन था, लेंथ, ब्रेड्थ और लेंथ, ब्रेड्थ, इनफैक्ट आप विड्थ भी कह सकते हैं, और हाइट, सारी चीज़ें यानी 70, 10 और 30। मैस ऑफ बॉक्स 2500 ग्राम दे दिया। ये दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लास्टिक डेंसिटी ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स हमने फाइंड करनी है। डेंसिटी का फार्मूला मैस और वॉल्यूम होता है, तो मैस है दैट इज 2500 ग्राम, एंड वॉल्यूम के लिए हम लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे। 70 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 30, एंड सीएम तो लास्ट में आपने क्या लिख देना है? सीएम क्यूब। तो यूं हमारे पास जो वॉल्यूम है वो हमारे पास आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 7 1 7 7 3 21, तो 21,000 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया? मैस भी आ गया और वॉल्यूम भी आ गया। फार्मूला लगा देंगे, डेंसिटी, DENSIT, डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक, दैट इज मैस और वॉल्यूम। मैस क्या है? अगेन लिख देता हूँ, मैस ओवर वॉल्यूम। तो मैस हमारे पास है जी 2500 ग्राम एंड वॉल्यूम 21,000। ठीक हो गया जी। तो अब इन दोनों, और ये क्या है जी? सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब हम सिंपल इनको क्या कर लेते हैं जी? डिवाइड कर लेते हैं। 2500 एंड 21,000, तो ये हमारे पास आ रहा है जी स्टूडेंट 0.119। तो ये आ रहा है जी 0.119 ग्राम पर cm क्यूब, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख देंगे डेंसिटी, DENSITY, डेंसिटी इज इक्वल टू 0.12 ग्राम पर cm क्यूब। अब देखिए कैसे हो गया, क्योंकि देखिए ना हमें ना पॉइंट के बाद दो वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ मैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये वाला डिजिट लिखना है, तो इसके बाद वाला डिजिट नहीं लिखना। तो आपने बाद जिस डिजिट को लिखना है उसके बाद वाला डिजिट देखो, वो 5 या 5 से बड़ा हो तो जो पिछला डिजिट होता है वो 1 इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी 1 उसमें ऐड कर दिया जाता है, इसलिए 1 + 1 2। तो यूँ आपकी बुक के अकॉर्डिंगली जो आया है 0.12 ग्राम पर cm क्यूब, जो है 3 वाला प्रॉब्लम भी कंप्लीट। अच्छा, तो प्रॉब्लम 4 की बात करें तो कह रहे हैं कि एल्युमिनियम हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 2700 kg पर मीटर क्यूब। देखिए जी, फाइंड द मास ऑफ सॉलिड 25 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ एल्युमिनियम बॉल। अब वो करे, एक बॉल है, लाइक एक स्फेयर मतलब एक सॉलिड राउंड शेप होती है, एक बॉल है जिसका जो कि क्या है जी 25 सेंटीमीटर उसका, यानी ऐसी एक बॉल है ऐसे, जिसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डायमीटर है ना वो कितना है जी 25 सेंटीमीटर है, यानी कि ये डायमीटर है। तो ये जो बॉल है इसकी जो डेंसिटी है, इस बॉल की डेंसिटी क्या है? वो 2700 ग्राम kg पर मीटर क्यूब है। डेंसिटी यानी मैस ओवर वॉल्यूम, कि कितना इसका मैस है और ये कितनी जगह को घेर रही है, यानी इन दोनों के रेशो, यानी कितनी स्पेस वो ऑक्युपाई कर रही है और इसका मैस कितना है। इन दो जो क्वांटिटीज हैं इनकी जो रेशो होते हैं दैट इज द डेंसिटी। डायमीटर ऑफ एल्युमिनियम बॉल D इज इक्वल टू 25 है। तो जब भी डायमीटर हो तो उससे आप रेडियस जब निकालना चाहें तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है? डायमीटर डिवाइड बाय 2। तो जब 25 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रेडियस हमारे पास 12.5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 12.5 इस तरफ है और 12.5 सेंटीमीटर इस तरफ है, क्योंकि ये सेंटर से हाफ है। मैस ऑफ सॉलिड M हमने फाइंड करना है। तो डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी वगैरह का जिक्र हो रहा है, तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मैस ओवर वॉल्यूम होता है। अब देखिए ना, तो हम देखिए हमारे पास यहाँ पर मैस कहीं आपको नज़र नहीं आ रहा, मैस भी नहीं है और वॉल्यूम भी नहीं है, तो डेंसिटी है और मैस हमें चाहिए। तो डेंसिटी अगर है तो हमारे पास वॉल्यूम भी होना चाहिए, और अगर हमारे पास डेंसिटी और वॉल्यूम होता तो मैस तो बहुत आसानी से निकाल सकते थे। डेंसिटी और मैस को डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास मैस आ जाता, नहीं है मैस। तो इस वजह से यहाँ पे दो जो चीज़ें हैं मिसिंग है, मैस भी मिसिंग है, वॉल्यूम भी मिसिंग है, इसलिए फिलहाल हम ये वाला फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते।
तो हमारे क्योंकि एक स्फीयर है, एक सॉलिड की बात हो रही है, तो ये जो मैंने रेडियस निकाला था इसलिए निकाला था क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से इस फार्मूला से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ बॉल की बात हो रही है, उसका हम यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे। v इज इक्वल टू 4/3 और पाई की जो वैल्यू होती है ना ये कांस्टेंट होती है 3.142 और r हमने निकाला हुआ है 12.5 का क्यूब। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने बड़ी गौर से समझनी है कि ये कैलकुलेशन होगी कैसे, तो साथ साथ मैं बताता जाऊँगा। बेशक आप कैलकुलेटर पास रखें और साथ साथ कैलकुलेट करते जाएं। 4 को मल्टीप्लाई करें 3.142 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 12.568। v इज इक्वल टू 12.568 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी ये चीज़ रही, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ये बना। और इसके साथ ना जो v है और r है उसका क्यूब कैसे लेने, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आप क्यूब भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आता तो 12.5 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। 12.5 मल्टीप्लाई बाय 12.5 एंड देन अगेन 12.5 का क्यूब का ये मतलब है कि 12.5 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1953.125 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आपके पास आई है ना, इसको आप क्या करें कि 12.568 से मल्टीप्लाई करा दें, मल्टीप्लाई बाय 12.568। जब 12 से इसको इधर मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपके पास आ जाता है जी 24 इंटू 1546.875 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3। अब इसको ना डिवाइड करा दें 3 के साथ, डिवाइडेड बाय 3। जब हम इसको डिवाइड कराते हैं 3 के साथ तो ये हमारे पास आ गया है जी 8192.29। अच्छा, ये यूनिट क्या था हमारे पास, सेंटीमीटर था ना, तो ये सेंटीमीटर क्या आ जाएगा जी, क्यूब आ जाएगा। अब हमने ना इसको किस में चेंज करना है, अगर इसको हम मीटर में चेंज करना चाहें तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा, इसका ऐसे होगा कि इसको ना हमें डिवाइड, क्योंकि अगर देखो ना 100 है ना, तो 100 सेंटीमीटर जो होते हैं ना वो 1 मीटर के इक्वल होते हैं। तो अगर 100 सेंटीमीटर का इधर क्यूब ले तो ये हो जाएगा जी 1, इधर भी क्यूब ले लो तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, 4 और 6 जीरो आ जाएंगे। सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। कैसे, क्योंकि देखिए 2 जीरो है ना, तो बाहर क्या है क्यूब है, तो इसका मतलब है 2 2 और 2 आ जाएंगे। वैसे अगर 100 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तब भी आ जाएगा। तो अब देखें इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, 8192.29 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 और मीटर क्यूब। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड कराता हूँ। 8192.29 को डिवाइड कराऊंगा 8192.29 डिवाइड बाय ये हो गया। तो ये मेरे पास जो आ रहा है ना, v इज इक्वल टू आ रहा है जी 0.00819 ये मेरे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। लेकिन मुझे वॉल्यूम नहीं चाहिए, मुझे मैस चाहिए। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाला बेशक लिखना चाहे तो लिख लें यहाँ। अब मैं ना यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा, क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है जी। अब डेंसिटी मेरे पास कितनी है, डेंसिटी हमारे पास है जी 2700 है जी, और मैस मुझे चाहिए। वॉल्यूम मैंने अभी निकाला है 0.00819 तो यूं मेरे पास जो मैस है वो क्या आ जाएगा, 2700 मल्टीप्लाई बाय 0.008192229। अब मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी 0.008192229 मेरे मल्टीप्लाई बाय 2700, ये आ रहा है 2211 22.11
11 दैट इज mass इज इक्वल टू 22 kg लिख दूंगा। उसकी वजह यह है कि देखें पॉइंट के बाद बहुत छोटी वैल्यू है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो यूँ मेरे पास जो mass ऑफ बॉल था वो आ गया जी 22 kg। तो प्रॉब्लम नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट जो 5 है, प्रॉब्लम नंबर 5, इसमें वो कह रहा है कि क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि क्यूब है जिसकी जो लेंथ है वो क्या है 10 सेंटीमीटर। मतलब एक ऐसा क्यूब है जिसकी सारी साइडें 10 नहीं है, क्योंकि एक साइड जब भी देगा तो उस क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ें हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अब इसमें दूसरी बात करता है कि जी नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। कि भाई ये जो क्यूब है जिसकी लेंथ जो है वो ईच साइड इनफैक्ट वो 10 सेंटीमीटर है, तो बताएं उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो इसका मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, यानी कि जो 10 सेंटीमीटर है इसको मीटर में चेंज करके दैट इज 0.1, उसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, दैट इज 0.001 आ जाएगा। फिर आगे वो कह रहे हैं कि मैस ऑफ दिस आयरन क्यूब इज हाफ केजी, कि जो उसका मैस है ना वो कितना है, आधा किलो है। यानी कि उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, लेंथ को 100 पे डिवाइड करेंगे ताकि सेंटीमीटर से मीटर में चली जाए। तो वॉल्यूम जो है हमने फाइंड करना है, लेंथ, ब्रेड, हाइट होता है, हमने बता दिया हेयर, यानी यहाँ पे लेंथ, ब्रेड, हाइट ये तीनों जो है ना वो 0.1 की ही इक्वल है, क्योंकि लेंथ, ब्रेड, हाइट सारी इक्वल है। ब्रेड को आप हाइट भी कह सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, लेंथ 0.1, ब्रेड 0.1, हाइट 0.1 है, तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो 0.001 मीटर क्यूब हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा। जबकि मैस ऑफ आयरन क्यूब जो है ना वो हाफ केजी है, दैट इज 0.5, यानी कि हाफ का मतलब होता है केजी। डेंसिटी ऑफ आयरन दैट इज डेंसिटी 7800 ग्राम केजी पर मीटर क्यूब होता है। ये 7800 यानी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम में नहीं दी हुई, ये आपको याद होनी चाहिए। सम टाइम यानी कि दे दिए जाते हैं, इवन के पेपर में भी दे देते हैं, सम टाइम नहीं देते, तो इसलिए ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आगे देखें ना, हमें ना एक्चुअल वॉल्यूम अब हम फाइंड करेंगे। अब उसकी वजह क्या है कि वो कह रहे हैं कि दिस क्यूब हैज़ कैविटी इन साइड इट, कि भाई ये जो क्यूब है इसके बीच में एक होल है, यानी अंदर से ये खोखला है, कैविटी है, मतलब लाइक ऐसे जैसे कोई ग्लास होता है या कोई कप होता है, आप इस तरह समझिए कि उसके अंदर कैविटी होती है, लाइक होल होता है, आप उसमें कोई भी लिक्विड डाल सकते हैं। तो ये क्यूब ऐसा है कि अंदर से यानी क्या है, खोखला है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कैविटी। आप देखें कि भाई अंदर से जो खोखला है, जो इनसाइड है, यानी उस क्यूब के अंदर कोई लिक्विड डालें या कोई भी चीज़ डालें, अंदर से जो खोखला है उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा। तो देखिए हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ कैविटी जो है ना उसके लिए हमें सॉलिड और एक्चुअल वॉल्यूम दोनों निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस अवर क्या है, डेंसिटी ऑफ आयरन। तो मैस हमारे पास 0.5 यानी हाफ केजी है, डेंसिटी ऑफ आयरन क्या है 7800 है। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.0000641 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब देखो ना वॉल्यूम ऑफ कैविटी, वॉल्यूम ऑफ कैविटी का ये मतलब है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है माइनस एक्चुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का ये मतलब है कि उसकी बाहर वाली साइड भी उसमें इंक्लूड है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि फर्ज करें यार ये ऐसा एक क्यूब है जो अंदर से ना ऐसे खोखला है, ठीक है। तो ऐसे ये है, यानी अंदर उसके क्या है, ये होल है, यानी यहाँ पे ये इसकी कैविटी है, इसको आप ये कैविटी आप कह सकते हैं, कैविटी। तो अब देखिए जो ये है ना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का मतलब है कि ये पूरा ये जो ये है ना, ये है इस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के अंदर ये जो दरमियान में कैविटी है उसका भी वॉल्यूम इंक्लूड है, यानी ये सारे के वॉल्यूम की बात हो रही है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम निकाल चुके हैं, 0.001 है। तो वॉल्यूम जो एक्चुअल वॉल्यूम का मतलब है ये वाला एरिया, ये जो स्पेस है ना जिसके अंदर कोई लिक्विड या कोई चीज़ डाल सकते हैं, वो हमारे पास कितना निकला, 0.000641 अब इन दोनों को जब माइनस करो तो 0.009359 मीटर क्यूब। लेकिन यानी कि वॉल्यूम ऑफ कैविटी, तो हमें क्या चाहिए कि मीटर नहीं, यानी कि क्यूबिक मीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब में हमें आंसर चाहिए। तो मीटर को क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 100 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, क्योंकि क्यूब की बात हो रही है। तो सिंपल अगर मीटर को सेंटीमीटर या सेंटीमीटर को मीटर में, तो सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्यूब है ना, इसलिए 103 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो अब जब इसको यानी कि 100 इंटू 100 इंटू 100 यानी 1 के साथ 6 जीरो लगाकर मल्टीप्लाई करें इससे, तो आपके पास 935.9 cm क्यूब आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि वॉल्यूम ऑफ कैविटी उसने कहा था कि जो इनसाइड उसका होल है जहाँ पे लिक्विड, यानी कि ये वो जगह है 935.9 cm क्यूब वॉल्यूम ऑफ कैविटी आ जाएगा। तो यूँ हमारा जो प्रॉब्लम 5 था वो भी हो गया कंप्लीट।
अच्छा, तो प्रॉब्लम 6 की बात करें तो स्टूडेंट वो कह रहा है कि भई हमारे पास, मैं पहले ऐसे आपको ओरली बता देता हूँ और फिर लेटर ऑन आपको मैं उसको स्टेटमेंट भी पढ़ के बता दूँ। अब वो कह रहा है कि एक इर्रेगुलर, लाइक ऐसा इस तरह का एक स्टोन है, एक इर्रेगुलर यानी कोई उसकी ख़ास शेप नहीं है, एक स्टोन है, पत्थर है। उसको क्या कर दिया गया है कि एक लिक्विड का एक, यानी कि हमारे पास एक सिलेंडर था जिसके अंदर पानी था जो कि 40 एमएल था, 40 एमएल तक था। अब जो स्टोन था उसको इस जो सिलेंडर था, बीकर थी, इसके अंदर जब डाला गया तो जो पानी का लेवल 40 एमएल था वो राइज होकर 40 से 73 एमएल तक चला गया। जब इस स्टोन को इस बर्तन के अंदर, इस बीकर या सिलेंडर के अंदर डाला गया तो पानी, लाजमी बात है, जो स्टोन है वो कोई ना कोई जगह घेरेगा, स्पेस घेरेगा। पानी की जो स्पेस है वो स्टोन ले लेगा, तो जितने पानी की स्पेस वो स्टोन लेगा इतना ही पानी ऊपर को आ जाएगा। तो अब उसने हमसे क्या कहा है कि जो मैस ऑफ स्टोन है ना वो 200 ग्राम है, यानी ये जो स्टोन है जो इस बीकर के अंदर डाला गया इसका मैस 200 है, जो जबकि उसका इनिशियल जो वॉल्यूम है, किसके इनिशियल वॉल्यूम की बात हो रही है, इस सिलेंडर, ये बीकर की बात हो रही है, जिसके लिए वो शायद सिलेंडर का वर्ड यूज कर रहा है, मेजरिंग सिलेंडर। तो इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो क्या 40 ml है। जब स्टोन को इसके मेजरिंग सिलेंडर में डाला गया तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया 73 ml हो गया। तो एक तो ये कि हमें जो वॉल्यूम ऑफ स्टोन और डेंसिटी ऑफ जो स्टोन है वो कह रहा है कि फाइंड करें। तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन, सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम ऑफ स्टोन कैसे निकलेगा कि जो पहले से बीकर का वॉल्यूम था दैट इज सॉरी, वो तो जो यानी कि वॉल्यूम चेंज हुआ, यानी जो पहले से था और जो बाद में उसमें डिफरेंस कितना है। तो फाइनल वॉल्यूम जो चेंज हुआ वो कितना है 73 है, जबकि इनिशियली जो वॉल्यूम था वो 40 था। तो हमारे पास 33 ml का डिफरेंस आया कि जब स्टोन को इस बीकर के अंदर, इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डाला गया तो वॉल्यूम जो राइज हुआ वो 33 ml तक पानी ऊपर चला गया। तो इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम जो हमारे पास ऑफ स्टोन है वो 33 ml है। सम टाइम अभी तो बुक में उसने ml की शक्ल में दिया हुआ, वो cm क्यूब की शक्ल में आपसे पूछ सकता है। अगर वो ये पूछे कि कोई वैल्यू इस तरह दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि 1 ml जो है वो 100 cm क्यूब की इक्वल होता है। तो फिर ये हो जाएगा 33 ml 33 cm क्यूब में हो जाएगा। आप यहाँ पे छोड़ दें तब भी ठीक है, अदरवाइज ये आप एडिशनल काम कर लें, कोई उसमें इबहम नहीं है, कोई यानी कि आप मिस्टेक नहीं कर रहे। अब डेंसिटी ऑफ स्टोन क्या होता है, मैस ओवर वॉल्यूम। अब मैस उसने हमें दे दिया 200 ग्राम है, वॉल्यूम हमने अभी फाइंड किया है 33, तो 6.06 ग्राम पर सीएम क्यूब आ गया। और जिसको हम क्या करें 6.06 है तो क्या कर दो यार, अच्छा 6 के बाद भी ना कोई वैल्यू बड़ी थी तो इसको ना राउंड ऑफ करके ना मैंने लिख दिया 6.0, नहीं 6.1 लिखना था, सॉरी वही मैं कहूँ कि राउंड ऑफ करना था। ये देखिए ना ये वाला 6 है तो इसलिए जब बाद वाला डिजिट जो है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा। ये हमेशा याद रखें कि जब भी जो डिजिट आप लिखना चाह रहे हैं, हम लिखना चाह रहे हैं पॉइंट के बाद एक डिजिट, इसका मतलब है ये 1 0 वाला जो डिजिट है उसको हम लिखना चाह रहे हैं, जो पॉइंट के बाद फर्स्ट जो प्लेस है उसको हम फिल करना चाह रहे हैं, यानी 0 वाला नंबर वाली जगह नंबर है, पॉइंट के बाद यानी एक नंबर लिखना चाहते हैं। तो हमने पॉइंट के बाद दूसरा नंबर देखा, वो यानी 5 या 5 से बड़ा हो तो जो नंबर लिखना चाहते हैं, यानी पॉइंट के बाद एक ही नंबर लिखना चाहते हैं तो उसको आप 1 इंक्रीज करोगे, तो 0 के बाद क्या होता है 1 होता है, इसलिए हमने इसे 6.1 ग्राम पर सीएम क्यूब लिख दिया। अच्छा, अगर आप कि बुक के अकॉर्डिंगली देखें तो मैंने लिख दिया और डेंसिटी इज इक्वल टू 200 ग्राम डिवाइड बाय 33, जहां मैंने सीएम क्यूब लिखा आपने एमएल लिख देना है, ठीक है। तो अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 6.0 ग्राम पर एमएल लिख दें, जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। या ये दोनों लिख दें तब भी ठीक है, या इतना ये कर लें, या फिर यहाँ इधर लिखने के बाद ना, यानी यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद आप डायरेक्ट यानी कि ये और ये स्टेप करें तब भी आपका ठीक हो जाता है। तो यूँ हमारे पास इसका जो लास्ट प्रॉब्लम था स्टूडेंट वो भी हमने सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि समझ आ गया होगा आपको। अच्छा, तो स्टूडेंट प्रॉब्लम हमारे पास नंबर 1 मतलब एक ही है, ये जो यूनिट 9 है मैग्नेटिज्म, इसमें कह रहे हैं कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एट 10 सेंटीमीटर इफ 1.3 एम्पीयर करंट इज पासिंग थ्रू द वायर। अब इसको ऐसे समझिए कि यहाँ हमारे पास एक क्या है, एक वायर है, ठीक है, और इसमें से जो करंट गुजर रहा है वो कितना गुजरा है 1.3 एम्पेयर, इसमें से क्या हो रहा है करंट पास हो रहा है। तो जब भी एक याद रखें कि जब करंट है, जैसे आप यूँ समझिए कि ये मेरे पास एक वायर है, इसमें से करंट गुजर रहा है, जब करंट गुजरा है तो इसके यूँ ना राउंड में मतलब एक खास सर्टन एक एरिया होगा जिसके अंदर क्या होगा कि एक मैग्नेटिज्म का एक कंसेप्ट मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, आप कह सकते हैं। तो अब देखें जब करंट गुजरेगा तो यूँ ना इसकी ना यूँ लाइक ऐसे ऐसे इस तरह ना एक फील्ड बनेगी, डायरेक्शन चले मेरे हाथ से
इस तरह, ठीक है, लाइंस बनेगी जो तो जो हैवी वोल्टेज क्या होती हैं, वायर्स होती हैं, तो उनमें देखें कि अगर बहुत हैवी कोई करंट एक गुजर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको टच करें तो आपको करंट लगेगा। इतनी हाई टेंशन वायर्स होती हैं कि अगर आप दूर भी होंगे तो इस फील्ड के अंदर आएंगे ना, तो क्या होगा, ये आपको खींच लेंगी, तार जो है अट्रैक्ट करके आपको अपने साथ चिपका लेंगी। तो ये एक जब करंट गुजरता है ना किसी भी वायर से, तो वो एक टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो अब वो ये कह रहा है कि एक तार है जिसमें से कितना करंट गुजरा है, 1.3 एम्पेयर करंट गुजर रहा है। और इसके अलावा कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर एट 10 सेंटीमीटर है। मैग्नेटिक फील्ड जो है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर एट 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर तक। तो अब देखिए हमारे पास जो करंट थ्रू अ वायर आई जो है 1.3 एम्पेयर है, आर जो है 0.1 एम है, और हम फार्मूला लगाएंगे बी इज इक्वल टू म्यू डॉट आई ओवर 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो अब ये सारा कुछ क्या है, वन बाय वन हम इसको समझते हैं। बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, तो बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो म्यू नॉट है इज द एबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो है ना फ्री स्पेस के लिए, यानी कि एबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस होता है म्यू, इसकी वैल्यू होती है 4.10⁻⁻7 होती है, ठीक है। आई जो है वो हमारे पास इसमें क्या है, करंट है। ये जो आर है, आर हमारे पास क्या है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द वायर टू द, एक सेकेंड, ये मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा हमें द वायर टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर द वायर टू द पॉइंट, अच्छा जी एक सेकेंड, द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, यानी डिस्टेंस कहाँ से है, आर इज द डिस्टेंस, आर बेसिकली हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, कहाँ से, फ्रॉम द वायर, यानी वायर से, यानी कि ये हमारे पास वायर है, तो लाजिमी बात है यहाँ से इधर कोई डिस्टेंस है, लाइक ऐसे जैसे जो स्पेस बन रही है ना, इधर और इधर आप समझ सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, आर है। कह रहे हैं कि आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, यानी आर जो है वो डिस्टेंस है, कहाँ से, वायर से, आर क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम टू द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज बीइंग कैलकुलेटेड, यानी कि हमने मैग्नेटिक यूं समझ लें तो कि ये इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे फर्ज करें कि हमने एक मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो वो ये कह रहे हैं कि आर जो है तार से लेकर जिस पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है वो आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है जी। तो सिंपल हमने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, यानी देखें म्यू नॉट जो है 4 पाई इन 10⁻⁻7, आई की जगह 1.3, 2 पाई इसी तरह, और आर की जगह हमने 0.1 लिख दिया, ये इससे कट जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि जी बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.3, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.3, तो 5.2 आ जाएगा, ठीक है जी। बी इज इक्वल टू 5.2 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा, और नीचे 0 पॉइंट क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। अब देखें इसी वैल्यू को क्योंकि 2 जब 0.1 से मल्टीप्लाई होगा, इसी वैल्यू को आपने 0.2 से डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा जी, 26 इंटू 10⁻⁻7। अब देखें पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है पॉइंट यहाँ पे, इस पॉइंट को जब यहाँ पे आप लेके आओगे ना, 26 को 2.6 लिखोगे तो 10 की पावर 1 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि जब भी आप पॉइंट को लेफ्ट राइट से लेफ्ट मूव कराते हो, जितने स्टेप मूव कराते हो 10 की पावर उतनी लिखनी पड़ती है। तो पॉइंट को यहाँ से एक स्टेप मूव कराया, यानी एक नंबर मूव कराया, तो इसलिए यहाँ +1। अब देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2.6 इंटू 10⁻, कितनी क्या हो जाएगी, 7 में से 1 निकाल दो तो पीछे क्या आ जाएगा, -6। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, जो कि इसको यूं हमारे पास, यानी -6, क्योंकि 7 में से 1 गया तो 6, तो 2.6 इंटू 10⁻⁻6 एक ही इसका प्रॉब्लम था जो कि हमने इस चैप्टर 7 के साथ ही कंप्लीट कर लिया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।